आपको बता दें, हम पूरे पंडाल को वीआईपी बनाए हैं और पूरे पंडाल में जो व्यवस्था वीआईपी में रहेगा, कालीन, गद्दा और मलमल का, वही व्यवस्था लास्ट वाले रूम में रहेगी। राजन जी महाराज की कथा में अब तक का सबसे बड़ा पंडाल देवरा धाम में लगने जा रहा है। इस कथा के संरक्षक धाम करवैया जी, तो इसी क्रम में हम लोग अभी तक 14 से 15,000 कार्ड वितरित कर चुके हैं। उसमें हम सभी को आमंत्रित भी करना चाहते हैं। 8 बजे कलश यात्रा जो है वो कुंदौरा महादेव धाम से प्रारंभ होकर तथास्थ करें। लेकिन हम लोगों को जो आश्वासन मिला है उसमें से जैसे राजेंद्र शुक्ला जी ने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री, उनको 29 तारीख को उनको समय दिया है। ब्रजेश पाठक जी को हमने आमंत्रित किए, ईश्वर प्रसाद मौर्य जी को आमंत्रित किए, हिमांशु त्रिवेदी जी को आमंत्रित किए, संजय भाई जोशी जी को, कलराज मिश्र जी को, और तमाम तरह के ऐसे हमारे यहाँ प्रयागराज के जो नंदी जी हैं, गणेश केसरवानी जी हैं, पीटे सिंह जी हैं, पूर्व में राकेश त्रिपाठी जी हैं, शांत सिंह जी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद द्विवेदी और आप देख रहे हैं द विनोद पॉडकास्ट, जहां बात होती है सच, संवाद और सरोकार की। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उनके द्वारा एक दिव्य और भव्य राम कथा का आयोजन प्रयागराज की पावन धरती पर आयोजित होने वाला है, जहां पूज्य राजन जी महाराज के द्वारा 9 दिनों तक श्री राम कथा की अमृत वर्षा होगी। इस कार्यक्रम की क्या तैयारियां हैं या इस कार्यक्रम के आयोजन में क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इन सब पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं इस राम कथा के संयोजक श्रीमान राधे मोहन पांडे जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और उन सभी तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे इस संपूर्ण कथा की तैयारी में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और लोगों को किस तरह से राम कथा की अमृत गंगा में गोता लगाने का अवसर मिलेगा। पांडे जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आपकी ये राम कथा बृहत स्तर पर सफलता को अर्जित करे और जनमानस को राम कथा की अमृत वर्षा में आप सराबोर कर दें। जी धन्यवाद। पांडे जी, जैसा कि हम किसी भी संकल्प के लिए बढ़ते हैं तो संकल्प से पहले हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। आपके मन में ये विचार कब और कैसे आया कि आपको राम कथा ही करानी है? कोरोना के जस्ट बाद हम लोग फेसबुक पे रील देख रहे थे, काफ़ी लोग बैठे थे, तो वहाँ हम लोगों को जानकारी मिली कि वाराणसी में किसी गांव में बाबतपुर एयरपोर्ट के पास राजन जी महाराज की कथा चल रही थी। तो 4-5 लोग हम ये प्लान किए कि चलिए हम लोग कथा सुन के आते हैं। वहाँ पर गए, कथा समापन हुआ, उसके बाद ये हुआ कि महाराज जी का आशीर्वाद ले लिया जाए, मिल लिया जाए। फिर दिमाग में ये बात आई कि महाराज जी से बात किया जाए कि हम लोग भी कथा का आयोजन कराना चाहते हैं। तो बात किया गया तो उसमें बताया कि 2025-26 में आपको डेट मिल सकता है। तो हम लोग उसी समय इंस्टेंट बोले कि ठीक है महाराज जी, 2025-26 में आप डेट दे दीजिएगा। तो उसके बाद लगातार हम लोग प्रयास करते रहे और आज ये समय आ गया है कि राम कथा आयोजित होने वाली है। पांडे जी, जैसे कि कथाएं तो बहुत से कथावाचक पूज्य संत चरण हैं जिनके द्वारा कथाएं की जा रही हैं। आप में राजन जी महाराज से ही कथा श्रवण करने का जो लक्ष्य बना या जो आपकी विचारधारा बनी, इस पूरे संकल्प में आपके साथ साथ किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आप इस संकल्प पर आगे बढ़े? देखिए, निश्चित तौर पे कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं, तभी जाके ये कार्यक्रम सफल हो पाता है। और इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, हमारे पूरे गांव के। मैं व्यक्तिगत व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे क्षेत्र की बात करूंगा। मैं अपने आसपास के लगभग 25-50 गांव की बात करूंगा कि हर गांव से 2-4 लोग इस कथा में अपना अमूल्य समय, योगदान, धन सब कुछ समर्पित किए हुए हैं। तब आज ये स्थिति है कि जैसा लोगों से के द्वारा सुनने में आ रहा है कि बहुत भीड़ होने वाली है, बहुत संख्या में श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं। तो ये सभी पूरे क्षेत्रवासियों का ही सहयोग है जिसके द्वारा ये संभव हो पाया है।
हाँ, पंडित जी बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि बिना सहयोग के ये सब इतने बड़े आयोजन संभव नहीं है। राम कथा आपके क्षेत्र के लिए या पूरे समाज के लिए उपयोगी तो बहुत है। जी। राम का चरित्र ही ऐसा है जी। जिसको आत्मसात करके मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता जी। है और समाज में एक श्रेष्ठ स्थिति कायम कर सकता है। जी। आपके द्वारा जो रामकथा का आयोजन हो रहा है, इस रामकथा से आपके क्षेत्र में लोग कितने उत्साहित हैं, या ये कह सकते हैं कि उनकी जो श्रद्धा है वह किन किन रूपों में आपको देखने को मिल रही है? देखिए, इससे पहले आप कथा स्थल पे गए भी थे। वहाँ पे आप देखे होंगे कि पूरी खेती की ज़मीन है। लोगों को जब ये पता चला कि 28 मार्च से 5 अप्रैल तक कथा होनी है, तो ये निश्चित तौर था कि वो खेती की ज़मीन है तो गेहूं की बुआई होती है उसमें। लेकिन जब लोगों को ये लगा कि गेहूं की कटाई जो है वो शायद 28 मार्च तक न हो पाए, तो सभी लोगों ने एक सुर में, आप समझिए, सैकड़ों बीघा सरसों की बुआई की। और कल परसों से टेंट भी लगना शुरू हो जाएगा, तो सरसों की कटाई हो गई, पूरे खेत खाली हो गए हैं। तो ये आप उत्साह और संकल्प समझ सकते हैं आम जनमानस का कि किस तरह का उत्साह है उनका। तैयारियां तो व्यापक स्तर पर होंगी ही कथा की, क्योंकि पूज्य महाराज श्री की कथा में वैसे ही इतने श्रोता भक्त लोग आते हैं, और आपके द्वारा या आपकी पूरी टीम के द्वारा जिस बृहत स्तर पर आमंत्रण वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, उससे एक अप्रत्याशित भीड़ आने की संभावना है। जी। क्या व्यवस्था रहेगी इसको मैनेज करने की? देखिए, निश्चित तौर पे बिना टीम वर्क के कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने 25 बिंदुओं पे टीम बनाई है, अलग अलग बिंदु पे। आगंतुक स्वागत टीम, सिक्योरिटी टीम, पंडाल के रख रखाव का, कथा के समय प्रसाद वितरण का, इस तरह से 25 बिंदुओं पे हम लोग हर टीम में लगभग 10-10 लोगों को किए हैं। तो इस तरह से 250 से 300 हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, बाकी पुलिस प्रशासन, यातायात पुलिस, फायर ब्रिगेड। तो इस तरह से हम लोग भीड़ को नियंत्रित करेंगे और सुव्यवस्थित तरीके से सभी को बैठने और कथा श्रवण करने का व्यवस्था रहेगा। पंडित जी, जैसे कि भीड़ ज़्यादा ये एक महत्वपूर्ण विषय है, और जैसा कि महाराज जी की कथाओं में भीड़ वैसे भी होती है जी। लेकिन भीड़ का प्रबंधन वो सबसे बड़ी चुनौती होगी आपके समक्ष। जी। क्योंकि पिछली 1-2 कथाओं में महाराज जी की भीड़, देखिए भीड़ 2 तरीके की होती है। एक तो भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो कहीं भी बैठ करके कथा का श्रवण करते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको सिर्फ फ़ोटो खिंचाने का, हेडलाइन में आने का, उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा शौक़ रहता है। जी। ऐसी भी भीड़ उसी में सम्मिलित रहती है। जी। इनको व्यवस्थित करने के लिए आपने क्या तैयारियां की हैं? अब क्या कोई वीआईपी दीर्घा बनाई गई है या सबके लिए सामान्य सा है? देखिए, व्यवस्था तो निश्चित तौर पे कोई भी कार्यक्रम होगा तो वीआईपी दीर्घा बनाना ही पड़ता है। लेकिन आपको बता दें, हम पूरे पंडाल को वीआईपी बनाए हैं। अमूमन आप जाते होंगे महाराज जी की कथाओं में, तो आगे के जो रो होते हैं उसमें गद्दा और ये सब लगा रहता है। हमारे यहाँ जो कथा हो रही है वो 100 बाई 450 का पंडाल लग रहा है। ये तो सबसे बड़ा बृहद पंडाल लग रहा है। अमूमन 100 से 400 फीट का पंडाल लगता है, और पूरे पंडाल में जो व्यवस्था वीआईपी में रहेगा, कालीन, गद्दा और मलमल का, वही व्यवस्था लास्ट वाले रो में भी रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि सभी आपके लिए वीआईपी हैं। वीआईपी हैं जी। पंडित जी, जैसे कि हम लोग आज के, आप भी चूँकि युवा ही हैं और इस कथा का आयोजन कर रहे हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस बदलती हुई दुनिया में अपने आप को आध्यात्म से, या ये कह सकते हैं कि राम कथा आदि से अपने को दूर रख रही है। ये राम कथा उनके लिए कितनी उपयोगी होगी? हम लोगों का यही प्रयास है कि कहते हैं ना कि राम नाम एक बार अगर कान में पड़ जाए तो भी आदमी भव से पार हो जाता है। तो हम उन सभी युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से यह आग्रह करेंगे कि कम से कम एक दिन वो बैठ के 3 से 4 घंटे अगर लगातार महाराज जी की बातों को सुनेंगे तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि उनके जीवन में भी बदलाव आ सकता है। हाँ, वैसे भी महाराज जी की कथा का या महाराज जी के भी ये शब्द हैं कि एक दिन का परिश्रम
जी, कथा के आयोजक को करना पड़ता करना पड़ता है। बाकी के 8 दिन तो स्वतः कथा में सम्मिलित होने के लिए वो खुद आता है। जी, तो एक दिन के लिए ये सारी व्यवस्थाएं आपकी रहेंगी। जी, उसके बाद की जो भीड़ होगी, ये जो लोग होंगे, वो तो महाराज जी की कथा के प्रभाव से जी, ही आते हैं। जी। जैसे कि ये जो कथा का आयोजन है, इसकी तिथि क्या है और इस कथा स्थल तक पहुंचने के लिए लोगों को किन किन मार्गों से आने में सहूलियत होगी, ये आप थोड़ा दर्शकों को ज़रूर बताएं। कथा का जो डेट है वो सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग देख ही रहे होंगे कि 28 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक है। आने की व्यवस्था है, अगर आप प्रयागराज से आ रहे हैं तो आप प्रयागराज से हंडिया और हंडिया से धनुपुर ब्लॉक और वहाँ से कथा स्थल। और अगर आप वाराणसी से आ रहे हैं तो वाराणसी से वाया भदोही भी आप आ सकते हैं, भदोही से दुर्गागंज, और या तो फिर वाया फिर हंडिया, हंडिया से फिर यही सेम रास्ता। जौनपुर से आ रहे हैं तो आपको जंघई जंक्शन, जो कि काफ़ी फेमस स्टेशन है, उस तरफ से भी आप आ सकते हैं। पंडित जी, जैसे बहुत से लोकल के श्रोता होते हैं, कथा स्थल तक उनको पहुंचने में कुछ असुविधाएं होती हैं, जैसे किसी को साधन की असुविधा हो जाती है, या ये कह सकते हैं इन अवसरों पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को ले जाने का काम तो करते हैं, लेकिन वो आवश्यकता से अधिक या प्रचलित जो किराया रहता है उससे भी ज़्यादा पैसा वसूलते हैं। क्या आपकी संस्था के द्वारा कुछ ऐसा प्रबंध किया गया है जिसमें श्रोताओं को कथा स्थल तक पहुंचाने की कोई निःशुल्क व्यवस्था हो? जी, हमारी समिति की तरफ से भी ये व्यवस्था की गई है और क्षेत्र के जो समाज सेवी लोग हैं उनके द्वारा भी बड़ी मात्रा में गाड़ियों का प्रबंध किया गया है कथा स्थल तक ले आने के लिए, ले जाने के लिए। ये सारी व्यवस्था हम लोग राउंड अप 10 से 15 किलोमीटर के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें हम लोग किए हैं। कुछ तो समाज सेवी लोग किए हैं, अगर वो वहाँ तक उनकी नहीं पहुँच पाएगी तो समिति द्वारा भी ये व्यवस्था उनको की पहुंचाने गई का है। काम जी, किया जाए। ये तो एक आपका अच्छा प्रयास है। इससे जो लोग घरों में रह कर के और नज़दीक होने के बाद भी किसी संसाधन के अभाव में कथा स्थल जी, तक नहीं पहुंचते जी, हैं, तो कम से कम वो एक दिन तो कथा स्थल तक अवश्य पहुंचेंगे, जी, क्योंकि महाराज जी भी कहते हैं कि कथा स्थल जो है एक सर्विस सेंटर है सर्विस सेंटर ना। है। सर्विस सेंटर में गाड़ी को एक बार ले जाना चाहिए। हाँ, तो वैसे भले लोग टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कथा का श्रवण करते रहते हैं, लेकिन कथा स्थल तक पहुंचना एक बार अनिवार्य अलग रहता है। बात है। जैसे मैं यहाँ कुछ चर्चा आपसे ये करना चाहूँगा कि कथा स्थल जो है उस पर चूँकि बहुत सारे लोगों की ज़मीन है जो सम्मिलित रूप से कथा के लिए उन्होंने समर्पित किया है, उन लोगों को या उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी भी कुछ अपेक्षाएं होंगी, उसकी पूर्ति आप कैसे करेंगे? मैं जैसे थोड़ा सा आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की भी ज़मीनें कथा स्थल के लिए प्रयुक्त होंगी, उनकी इच्छा होगी कि वो महाराज जी से एक बार मिलें, एक बार उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को आप महाराज जी से कैसे मिलवा पाएंगे? इस विषय में महाराज जी से चर्चा भी हुई थी हमारी। तो दूसरे दिन से या तीसरे दिन से महाराज जी स्वयं बोले थे कि हम सभी लोगों से 1 घंटे के लिए प्रतिदिन मुलाकात करेंगे। तो मैं सभी से ये आग्रह करूँगा कि जो निर्धारित समय होगा उसी में सभी लोग बारी बारी से आके महाराज जी से मिलें, आशीर्वाद लें। और एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से और करना चाहूँगा, जैसे जो भी भक्त एक बार महाराज जी के दर्शन कर लें या मिल लें, तो उनसे निवेदन करेंगे कि वो फिर पीछे वाले को या अगले दिन अन्य जो लोगों को भी भक्त आ रहे अवसर दें, हैं क्योंकि इतने उनको लोग भी हैं। अवसर दें। चूँकि अगर बार बार एक ही लोग महाराज जी से मिलेंगे तो ये समझ सकते हैं कि व्यवस्था चाहे जितनी आप कर लीजिए। नहीं, दर्शकों को भी जो है इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर महाराज जी से आपको मिलना है तो एक बार मिलें, और दूसरी बात अन्य अपने साथियों को भी अवसर दें, ताकि महाराज जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो सके। जी, पांडे जी, जैसे कि आप बहुत बृहत स्तर पर आपका कथा का आयोजन चल रहा है, और अभी हाल के दिनों में महाराज जी की एक बड़ी फेमस कथा हुई थी। उस कथा को देखते हुए, उस भीड़ को देखते हुए लोगों में वैसा ही उत्साह देखने को मिल रहा है, तो भीड़ निस्संदेह उससे ज़्यादा भी बढ़ेगी। दूसरे, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम आप कंटेंट क्रिएटर वगैरह आपके यहाँ भी पहुँच रहे हैं। भीड़ अप्रत्याशित है। सबसे बड़ी जो चुनौती है आपके लिए वो शायद यही है। इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से मैनेज करने की आवश्यकता रहेगी। जी, उसके बाद भी आपकी टीम के द्वारा आमंत्रण वितरण लगातार चल रहा है, जी,
आप तो बंद कर दीजिए। निश्चित तौर पे जैसे ये होता है ना कि जैसे हमारे संपर्क के एक सीमित लोग हैं, मान लीजिए 1500 लोग हमारे संपर्क के हैं, लेकिन किसी भी आयोजन में अगर 100 लोग लगे हैं तो अगर 1000 मेरे संपर्क के हैं तो 1000 सबके संपर्क के हैं, तो ये लाखों के संपर्क में हो गए। तो इसी क्रम में हम लोग अभी तक 14 से 15 हज़ार कार्ड वितरित कर चुके हैं। तो गांव में कहावत है कि अगर जो निमंत्रण दिया जाता है गांव में, वो कहा जाता है कि एक कार्ड पे 4 लोगों का निमंत्रण मान्य होता है। तो इस हिसाब से 15 चौका 60 हज़ार भीड़ तो स्वाभाविक है। तो चूंकि ये निमंत्रण तो ऐसा है जिसमें सब आते हैं। बाकी हम लोगों का सौभाग्य है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे हम उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करने के लिए तैयार हैं। कथा से पहले कलश यात्रा का विधान है जी। आपके यहाँ जो कलश यात्रा वो संभवतः 27 अक्टूबर को है, 28 मार्च को सुबह है। 28 मार्च को ही सुबह है। कलश यात्रा की क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं? कलश यात्रा 28 मार्च को सुबह 8 बजे हम लोग, हमारे बगल में ही प्रसिद्ध भोलेनाथ का मंदिर है, कुंदौरा महादेव, हरिहर धाम कुंदौरा महादेव उनको कहा जाता है, जो कि कुंदौरा दत्तेपुर ग्राम सभा में है। और वहाँ पे बहुसंख्यक लोगों की श्रद्धा उस मंदिर से है। तो इसी क्रम में हम लोग कुंदौरा महादेव से कलश यात्रा प्रारंभ करेंगे 8 बजे सुबह, और वहाँ से कथा स्थल तक हम लोग कलश यात्रा लेके जाएंगे। तो उसमें हम सभी भक्तों को आमंत्रित भी करना चाहते हैं, क्योंकि संभव नहीं है कि अब फिर एक बार कलश यात्रा की जानकारी सबको दी जाए। तो हम सभी से आग्रह करेंगे कि 28 मार्च को सुबह 9 बजे 8 बजे कलश यात्रा जो है वो कुंदौरा महादेव धाम से प्रारंभ होकर कथा स्थल तक रहेगी। हालांकि कलश यात्रा अगर उसी दिन है तो श्रद्धालुओं के लिए और सुविधा ही है जी। सुबह के समय वो कलश यात्रा में शामिल होंगे और फिर सेकेंड मीटिंग में वो कथा श्रवण का लाभ भी ले सकते हैं। पांडे जी, जैसे ये जो व्यापक तैयारियां हैं, इसमें बहुत से ऐसे लोग आएंगे दूर दूर से जो रोज़ आने जाने की स्थिति में नहीं होंगे, तो ऐसे लोगों के रुकने की, ऐसे लोगों के भोजन की क्या व्यवस्था है, क्या तैयारियां आपकी टीम के द्वारा की गई हैं? देखिए, भोजन की व्यवस्था जहाँ तक है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन रुकने की एक सीमित व्यवस्था है। जैसे 200, 250, 300 तक श्रद्धालुओं को हम लोग रोकने की जो है व्यवस्था किए हैं। हमारे यहाँ धर्मशाला है, विद्यालय हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ और कोई व्यवस्था हो नहीं सकती, यही व्यवस्था की जा सकती है। तो उसमें जो धर्मशाला है, विद्यालय है, उसमें हम लोग श्रद्धालुओं के रुकने की और भोजन की व्यवस्था की है। तो पांडे जी, जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं, कुछ प्रदेशों के मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी इस कथा में सम्मिलित होने वाले हैं, ऐसी कुछ जानकारी है जी। कौन कौन से ऐसे माननीय हैं जो इस कथा में अपना समय देने के लिए? देखिए, अब चूँकि मंत्री, विधायक या चीफ मिनिस्टर जो भी हैं, उनका समय मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोगों को जो आश्वासन मिला है उसमें से, जैसे राजेंद्र शुक्ला जी हैं, मध्य प्रदेश उप मुख्यमंत्री जी, उनको 29 तारीख को वो हमको समय दिए हैं आने के लिए। ब्रजेश पाठक जी को हम लोग आमंत्रित किए हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी को आमंत्रित किए हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी को आमंत्रित किए हैं, संजय भाई जोशी जी को, कलराज मिश्र जी को, और तमाम तरह के ऐसे हमारे यहाँ प्रयागराज के जो नंदी जी हैं, गणेश केसरवानी जी हैं, बीके सिंह जी हैं, पूर्व में राकेश धर त्रिपाठी जी हैं, प्रशांत सिंह जी हैं, हाकिम लाल बिंद जी हैं, मतलब भदोही ज़िले से जो हमारे मंत्री विधायक हैं, जौनपुर से जो हैं, हम लोग सभी से आग्रह कर रहे हैं कि वो एक दिन के लिए अपना समय यहाँ पर दें, और ताकि उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ सके। मतलब कथा में भीड़ अप्रत्याशित ही है, इतने बड़े लोग कथा में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, तो निसंदेह भीड़ तो बढ़ेगी ही पूरे क्षेत्र में। हालांकि उत्साह तो है इस बात को लेकर के कि हाँ, उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी कथा हो रही है, सामान्य सी बात नहीं है। पूज्य राजन जी महाराज की कथा सामान्य बात नहीं है।
क्योंकि उनके कथा की डेटें 3-3, 4-4 साल पहले से लोग बुक करके बैठे रहते हैं, तब कथा का अवसर मिल पाता है। पांडे जी, जैसे कि कथा में जो भी आपने तैयारियां की हैं, उन तैयारियों के पीछे कौन है जो प्रेरित करता है कि ये करना है? जैसे बृहत स्तर पर आमंत्रण वितरण चल रहा है, मार्गदर्शक आपका कौन है? मैं बात करना चाह रहा हूँ इस कथा के संरक्षक श्रीमान उदय भान करवरिया जी, पूर्व सांसद प्रयागराज के। जी जी, इस कथा के संरक्षक जो हैं वो उदय भान करवरिया जी हैं, और निश्चित तौर पे उनको संरक्षक पाकर हम लोग काफ़ी और ऊर्जा के साथ काम में लगे हुए हैं। चूँकि जिस स्तर के करवरिया जी हैं, जितनी व्यस्तता उनके पास है, उसके बाद भी अगर हर दूसरे दिन वो कथा की तैयारियों का जायज़ा फ़ोन पर ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग ज़रा सा भी अगर रुकना और थकना चाहते हैं तो वो इतना जोश भर देते हैं हम लोगों में, तो फिर आप बिल्कुल फिर दौड़ लगा देते हैं। उसी स्पीड के साथ, उसी ताकत के साथ हम लोग फिर लग जाते हैं। तो निश्चित तौर पे वो हर तरह से फॉलोअप भी ले रहे हैं, पूरी एक एक बिंदु पे, शायद जिस पे हमारी निगाह न जा पाए, जिस पे हमारा दिमाग न जा पाए, उस पर भी माननीय जी हम लोगों को इंगित करते रहते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। पंडित जी, एक प्रश्न मेरे मन में आया है, जैसे कि कथा के संरक्षक श्रीमान उदय भान करवरिया जी हैं, इस कथा को उनका संरक्षण कथा की तिथि के बाद ही आपको शायद मिला है जी। तो इसमें किसकी भूमिका रही है? उनके पास तक आपको या आपकी बात को उनके पास तक कौन पहुंचाया? कौन से ऐसे लोग रहे जो इसमें पूरी भूमिका निभाए? यहीं प्रयागराज में ही झूंसी में एक 54 फीट हनुमान मंदिर है, जिसके महंत परम आदरणीय श्री वेद शास्त्री जी हैं। वो रहने वाले हमारे ब्लॉक के ही धनुपुर में चक सुदर्शनपुरी है, वहाँ के हैं जी। उन्हीं के द्वारा ये प्रेरणा मिली, और सच पूछे तो वो ही हम लोगों को माननीय विधायक जी से जोड़े, और विधायक जी सहर्ष इस चीज़ को स्वीकार कर लिए कि ठीक है, हम इस कथा के संरक्षक की भूमिका में रहेंगे। हालांकि आपको एक मजबूत सहारा भी मिला है, जी आत्मबल भी आपके अंदर और जगह होगा, संबल भी अच्छा मिला है। जी जैसा कि पूरी कथा के क्रम में जो लोग इस कथा से जुड़े हुए हैं, तन से, मन से, धन से, उन सबकी शुभकामनाएं भी आपके साथ में हैं। राघव जी की कृपा भी है जो आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। इस कथा को इतना बृहत रूप आपने दिया है। एक प्रश्न मेरे मन में इस विषय को लेकर के आया है कि अगर कथा का इतना विस्तृत व्यापक स्वरूप बना करके और इस कथा को सफल किया जाता है, तो फिर क्षेत्र की जनता आपसे कुछ और उम्मीदें करेगी। हमारा संकेत भविष्य की ओर है। क्या आपके द्वारा या आपकी संस्था के द्वारा आगे के समयों में भी ऐसे ही आयोजन किए जाएंगे? देखिए, ये दूर की बातें हैं, इस पे अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। अभी तो सीधा फोकस ये है कि कम से कम जो सामने हम लोगों के है इतना बड़ा आयोजन, उसको सफलतापूर्वक निभाया जाए, फिर आगे के लिए सोचा जाएगा। हाँ, ठीक है, लेकिन संकल्प बनेगा तो भी पूरा होता है, और लोग अब आपसे अपेक्षा करेंगे। मैं ये जानता हूँ कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, कुछ होने वाला नहीं है। बिना उनकी कृपा के तो कुछ संभव नहीं है। चूँकि जिस स्थिति में, जैसे आप देख ही रहे होंगे कि चाहे कार्ड वितरण हो या कहीं जाना हो आना हो, आदमी एक दिन चल के, 2 दिन चल के थक जाता है, या तमाम समस्याएं आती हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो आगे आगे चल रही है, और हम लोग उसके पीछे पीछे उसके मार्गदर्शन में चल रहे हैं। निश्चित तौर पे वो ईश्वर की कृपा है, तभी इस तरह का कार्यक्रम और आयोजन और मेहनत हो पा रही है, नहीं तो संभव नहीं है। किसी मनुष्य के संभव करने से ये बात संभव नहीं है जब तक ईश्वर की कृपा न हो पाए। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपकी सुबह कितने बजे होती है आजकल और रात कितने बजे होती है? इसकी कुछ जानकारी नहीं है विनोद भैया, कब सुबह होती है कब शाम होती है कुछ नहीं पता है। लेकिन ये है कि मैं इतना एहसास हो गया है कि निश्चित तौर पे ईश्वर है जो ये प्रेरणा देता है, जो ताकत देता है। हम लोग व्यापारी लोग हैं, काम धंधा भी करते हैं। अगर आप दिन भर जाएं, ऑफिस में रहें या मार्केट में रहें,
वहाँ से आने के बाद ये लगता है कि यार बहुत थकाई लग गई है। लेकिन इस काम में 6 महीने से ऐसा लग ही नहीं रहा है कभी कि आज थकाई लग गई है। तो ये निश्चित तौर पे बहुत बड़ी कृपा है हनुमान जी राघव जी की की। बहुता कृपा है, क्योंकि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ पवन सुत हनुमान विराजमान जी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और वो भी राम काज के लिए हमेशा तत्पर रहे। राम जी। काज कीन्हे बिन मोहि मोह कहाँ कहाँ विश्राम। विश्राम। जी। तो आप भी उस कार्य में लगे हैं। ईश्वर की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। कथा स्थल पर जो तैयारियां हैं उनमें आपका सहयोग आपके अनुज विकास इलाहाबादी भी कर रहे हैं। जी। और उनका एक भजन आजकल बड़ा प्रचलित हो रहा है, जी। उसको बहुत लोग सुन भी रहे हैं। अगर आप भी हो सके तो 2 लाइनें गुनगुनाइए उस भजन की। गुनगुना तो सकते थे लेकिन लिरिक्स का कोई बात थोड़ा नहीं, समस्या है। भाव तो समझ में आ जाएंगे। राघव के ललनवा यही हैं, हमरे अंगनवा यही हैं। राघव के ललनवा यही हैं, हमरे अंगनवा यही हैं। धनी है प्रयाग जहवा, धनी है प्रयाग जहवा। राजन जी हरि गुणवा गई हैं। राघव के ललनवा यही हैं, हमरे अंगनवा यही हैं। वाह, कितने सुंदर भाव हैं। प्रभु की कृपा ऐसे ही बनी रहे पूरे कथा के आयोजन पर। पांडे जी, जैसे कि किसी भी कथा के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो सहयोगियों की होती है, और आपकी एक बड़ी टीम लगी है इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए। जो तैयारियां ग्राउंड लेवल से हैं, आप उसके बारे में विस्तार से बताएं कि तैयारियों की रूपरेखा कैसी है और कब तक आपकी तैयारियां पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि कथा की तिथि भी नज़दीक है। जी। हम लोग का जो ग्राउंड है, खेत जी, वो तैयार हो गया है। 16 तारीख से जो है वो पंडाल भी लगना शुरू हो कितना गया। बड़ा एरिया है? एरिया पूरे पंडाल का बात कर रहे हैं या पूरे क्षेत्रफल पूरे का बात कर रहे हैं? क्षेत्र में पूरा क्षेत्रफल तो आप देखिए ही हैं कि इतना ज़्यादा जगह है वहाँ पे कि जो हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं वो लगभग 100 बीघे के आसपास स्क्वायर कर रहे हैं। जगह वहाँ और ज़रूरत पड़ेगी, और ज़रूरत जगह है, क्योंकि वो पूरा प्लॉट ही है, खेत ही है। तो वहाँ जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना हमको जगह मिलती चली जाएगी। सब जगह की कोई समस्या नहीं है। और पंडाल की क्या व्यवस्था है? कितने बाई कितने के पंडाल हैं, क्या है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, राजन जी महाराज के कथा में अभी तक का सबसे बड़ा पंडाल देवरा धाम में लगने जा रहा है। वाह, जिसका साइज 100 बाई 450 जर्मन हैंगर टेंट का है। मेरी जानकारी में अभी तक जितने भी टेंट लगे हैं वो 100 बाई 400 में लगे हैं, 100 बाई 300 में लगे हैं, 350 में लगे हैं, और यहाँ पे 100 बाई 450 लगे हैं। चूँकि अनुमानित भीड़ ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा होगी, तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भी भक्त वो धूप लगे उनको या उनको बैठने की व्यवस्था ना मिले। तो इसी क्रम में हम लोग 150 फीट ज़्यादा हैंगर लगवा रहे हैं कि ताकि किसी को कोई समस्या न हो। जैसे आज का जो युवा है राम कथा की ओर, हालांकि महाराज जी की कथा की ओर तो वो आकृष्ट है, उनमें इस कथा से क्या परिवर्तन आएगा, अर्थात समाज पर इस कथा का क्या प्रभाव पड़ेगा? विनोद जी, मेरा ये मानना है कि कोई भी आयोजन जो होता है, संत महात्मा कहते हैं कि अगर आयोजन में एक आदमी के अंदर सुधार आ गया तो वो कार्यक्रम सफल हो जाता है। और भगवान राम का गुणगान करने का मकसद यही होता है। बहुत लोग कहते हैं कि इससे बढ़िया विद्यालय बनवा दीजिए, इससे बढ़िया कन्या का विवाह करवा दीजिए। ठीक है, वो भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन समाज को सुधारने के लिए भगवान राम का चरित्र बहुत ही मायने रखता है। रामायण तो है, रामायण हर घर में रखी हुई है, हर हिंदू के घर में रामायण रखी हुई है, लेकिन पढ़ कितने लोग रहे हैं, मायने ये रख रहा है। तो कथा का आयोजन या किसी भी सामाजिक व्यवस्था का जो आयोजन होता है वो इसीलिए होता है कि हर आदमी पढ़ने की स्थिति में नहीं होता। भगवान राम से हम आप सीख सकते हैं कि हम किस रोल में परिवार में रहना चाहिए हमको,
माता के साथ कैसा रहना चाहिए, पिता के साथ कैसा रहना चाहिए, भाई के साथ कैसा रहना चाहिए, भक्त के साथ कैसा रहना चाहिए, छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ कैसा रहना चाहिए। आज समाज में जो समस्या है, भाई भाई को लेकर समस्या है। हम कह रहे हैं अगर कथा को सुन के अपने भाई के प्रति पूरे 50,000 लोग इकट्ठा होंगे, अगर 100 लोग उसमें अपने भाई के प्रति प्रेम दिखाना शुरू कर दिए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कथा का आयोजन सफल हो गया। वर्तमान स्थिति तो दयनीय है, परिवार में विघटन हो रहे हैं, लोगों में वैचारिक मतभेद तो है ही हैं, लोगों में आधुनिकता इतनी हावी हो चुकी है कि वो अपनी संस्कृति और संस्कारों को भूल रहे हैं। पांडे जी, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि कथा जिस स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और राघव जी की कृपा से कथा संपन्न भी होगी, सफल भी होगी, इसके बाद आपके सामने चुनौतियां आएंगी। कुछ लोग आपको कहेंगे आप राजनीति में आ जाइए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं ऑलरेडी राजनीति में हूँ। मैं इससे पहले जिला पंचायत चुनाव लड़ चुका हूँ, प्रधानी चुनाव लड़ चुका हूँ। ये बात अलग है कि मुझे सफलता नहीं मिली है, तो ये कहने की कोई बात नहीं है। मैं राजनीति में हूँ और ईश्वर की कृपा रहेगी तो रहूँगा, इसमें कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। हाँ, ये बात अलग है कि मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो अगर भविष्य में राजनीति का अवसर मिलेगा तो निश्चित किया जाएगा। मतलब ये हम अनुमान लगा लें कि आपकी राजनीति इसके बाद और चमकने वाली है। अब ये तो फिर यही बात है कि ये तो ईश्वर के हाथ में है। कितने लोग, मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं अपने लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 100 लोग साथ चलते हैं लेकिन सफल कोई एक होता है। तो हम उन 100 लोगों में हैं जो प्रयास करेंगे। सफल कौन होगा कौन नहीं होगा वो तो ईश्वर की कृपा जाने। कारण ये है ना, जैसे आजकल जो भी कथाएं हो रही हैं, जो उसके आयोजक हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्रसिद्धि बढ़ती है। इस कथा के आयोजन के बाद उनकी प्रसिद्धि बढ़ती है, स्वाभाविक है ये। उस प्रसिद्धि का कुछ लोग लाभ भी लेते हैं। मैं इसी संदर्भ में आपसे कहना चाह रहा था कि इस प्रसिद्धि का जो प्रतिफल होगा वो आपके लिए निश्चित तौर पर मंगलकारी होगा। ये भगवान की कृपा जाने, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं राजनीति में पहले से भी था, आगे भी ईश्वर की कृपा रही तो रहूँगा, नहीं रही तो मैं ऑलरेडी व्यवसायी हूँ, जो धंधा पानी कर रहा हूँ करता रहूँगा। पंडित जी, जैसे प्रयाग की पावन धरती पर आप राम कथा का आयोजन कर रहे हैं जी। और राम के जीवन के कुछ क्षण प्रयाग की पावन धरती पर बीते भी थे। 14 वर्ष की वनवास की अवस्था, चाहे श्रृंगवेरपुर की माटी को देखा जाए या प्रयाग की धरती को देखा जाए, राम के वो आचरण, वो आदर्श जो इस प्रयाग की पावन धरती में समाहित हैं, उसे आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हम आपको एक बार पुनः बधाई देते हैं। जी, धन्यवाद। आपके द्वारा ये जो राम कथा का कार्य किया जा रहा है, ये पूर्ण सफलता को प्राप्त करे, इसके लिए शुभकामनाएं हैं। और मेरी विशेष आपके साथ हार्दिक हमारी इच्छा भी है, हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि आप इसके बाद भी किसी बड़े सफल आयोजन को, बड़ी कथा को आप जनमानस तक पहुंचाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपका अधिक समय न लेकर के आपसे इस वार्तालाप को विराम देंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद थे, श्री राधे मोहन पांडे जी, इनके द्वारा जो भव्य राम कथा की तैयारी चल रही है उसके बारे में हम लोगों ने बृहद जानकारियाँ अर्जित की। ये कथा ऐसे ही सकुशल संपन्न हो, बृहद स्तर पर संपन्न हो, लोगों का, जनमानस का कल्याण हो, ये हार्दिक शुभकामनाएं हम आयोजन समिति को देना चाहते हैं। आगे हम फिर किसी नए मेहमान के साथ मिलेंगे और भी बातें करेंगे। हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पुनः फिर किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।